तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमआर सेट सन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लिए तो समझ जाओ हमारे हाथ में एक्सरसाइज हमारे हाथों में होगी। तो इसीलिए हम इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फील होता है एक्सरसाइज का। अगर वो हम छोड़ दिए तो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन लगा लो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, जब तक फील नहीं आया तब तक क्वेश्चन में आपको रट जाएगा, आप भूल जाएंगे 2-4 दिन बाद। लेकिन अगर उसमें उसका फील आ गया क्वेश्चन का, तो फील कहाँ होता है? थ्योरी में, इंट्रोडक्शन में। तो सबसे मेन जरूरी होता है, मतलब क्वेश्चन से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना। तो आइए हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए, तो आज आपके बोर्ड पर कुछ लिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे आसानी से। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए, आपके पास हमने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका नॉर्मल समीकरण है, ये आपका रैखिक समीकरण है ना। यदि देखो आपके जो पार्ट है, यानी आपका जो एक्सरसाइज है, जो क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं, वो लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमेशा आपको जोड़ा आएगा, यानी कोई एक लाइन के बारे में जिक्र नहीं करेगा कि आप एक लाइन के बारे में बताओ कि एक लाइन कैसी जा रही है। हमेशा आपके पास दो लाइन आएगी और उसके बारे में बताना रहेगा आपको कि वो लाइन आपको, कि एक लाइन आपस में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो हमेशा दो लाइन का जिक्र होगा। तो यदि हम इसको L1 कह दें, इसको अगर हम L1 कह देंगे तो इसका जो मतलब जो पॉइंट होगा, जो XYZ वाला जो पॉइंट होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये ABC क्या है? आपके ABC आपके वास्तविक संख्या है। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जहां पर ABC आपके वास्तविक संख्या है और AB दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं 0 हो सकते? आप पूरा एकदम बिल्कुल फील कर चुके हैं। अगर हमने इसको L2 माना, यानी अगर ये लाइन दूसरा हो जाएगा, तो इसके ये भी आपका A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अरे मतलब कोई नंबर है, अलग अलग नंबर हो जाएगा, तभी तो लाइन बनेगी दो। जब कोई, जैसे यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इसीलिए हमने नाम दे दिया A1 B1 C1। पहली लाइन के लिए ABC का नाम A1 B1 C1 रख दिया और इसके लिए A2 B2 C2। अब Y XY तो रहेगा, क्योंकि अगर XY नहीं रहेगा तब तो आपका वेरिएबल कहलाएगा ही नहीं, मतलब चर, है ना। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इसको क्यों बता रहे हैं, आइए हम बताते हैं कि जो a होता है, आप जानते हैं ये वास्तविक संख्या होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि a को कैसे फाइंड करेंगे, तो जो a1 होगा, देखना भाई, जो a1 होगा, a1 आपका क्या होगा, x का गुणांक। a1 क्या होता है? x का गुणांक। कोई भी चीज जैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, यानी 2x² लिख दिया, तो यदि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक जो आगे नंबर लिखा रहता है, उसे उसका गुणांक बोला जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया भाई साहब? एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, जिसे हमने लिख दिया 5x। हमने लिखा 5x, तो हमने कहा x का गुणांक यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो x के आगे जो नंबर रहता है उसे उसका गुणांक बोला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, x यानी कोफिशिएंट, यानी गुणांक को अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं। और आप गुणांक तो जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर x के जो आगे नंबर रहेगा उसको बोल देंगे x का गुणांक कितना है, 5 है। तो यहाँ पर a1 क्या है, तो a1 x का क्या है, गुणांक है। b1 क्या है, तो आपका जो b1 है वो y का गुणांक है। किसका भाई साहब? y का गुणांक है। ये आप लोग बाखूबी, मतलब मैं एक एक पॉइंट क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं एक एक छोटी छोटी बात को बता रहा हूं। अब C1 क्या है, तो जो C1 बोले तो कोई C नंबर, बाकी जो बच जाए आपके उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, बाकी जो बचे वो आपका C1 हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो C1 होगा। ये आप ध्यान रखना बात को। बाकी जो बचेगा, अगर कुछ नहीं है तो वहां पर C1 0 होगा, यानी C आपका क्या हो जाएगा, 0। अगर जो कुछ बच रहा है -1 -10 -50 60 जो कुछ है वो आपके C1 के हिस्से में आएगा। ये एकदम मैच में जैसे होता है ना, एक पिट गोल रख लेते हैं, तो उसमें भी इसमें भी अगर ओवर बचा तो खिलाए, ना तो नहीं खिलाएं। तो ऐसे यहाँ पर सी रोल प्ले कर रहा है। अगर बचा तो C का हुआ, अगर नहीं बचा तब भी नहीं हुआ, अगर ज्यादा बच गया तब भी वो C का मान होगा। तो ये आप ध्यान रखना भाई साहब। अब आइए L2 की तरफ चलते हैं, यानी लाइन दूसरी। ये L1 यानी लाइन फर्स्ट की बात हमने की, और L2 में, तो L2 में भी हो जाएगा जो A2 आपका क्या है, A2 आपका हो जाएगा x का गुणांक। यहाँ पर जो L2 में यानी लाइन दूसरे में आपका यहाँ पर A2 रहेगा और L1 लाइन में जो x का गुणांक क्या है वो A1 रहेगा। ये आप लोग बखूबी ध्यान रखिएगा। यदि लाइन आपकी दूसरी है तो x का गुणांक आपका A2 हो जाएगा, x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, A2 कहलाएगा।
इसको मैं थोड़ा ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ। b2 आपका क्या होगा, ये y का गुणांक हो जाएगा, ये y का गुणांक हो जाएगा। ये आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। एंड c2 क्या हो जाएगा, ये आपका c2 है, तो एकदम वही मतलब सीन हो जाएगा यहाँ पर। बाकी जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो c2 होगा। ये आप ध्यान रखना। तो इसके बारे में हमने जिक्र इसलिए कर दी भाई साहब कि आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने में दिक्कत ना हो। जिसे हम कोई इक्वेशन लिख दें, आइए एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5x + 7y + 4 = 0। तो ये आपका, जिसे हमने कह दिया ये लाइन फर्स्ट है। क्या है ये पहली लाइन है। तो हमने कह दिया पहली लाइन है, तो इसके लिए a1 b1 c1 निकलेगा, क्योंकि पहली लाइन के लिए क्या निकलता है, a1 b1 c1। अगर लाइन दूसरी हो गई तो उसके लिए a2 b2 c2 निकलेगा। अगर खाली एक ही लाइन रहेगी तब तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाली एक ही लाइन है तो उसमें खाली abc कह दो भाई, कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जब दो लोग आएंगे तो पता तो चले कि a1 किसका पॉइंट है, a2 किसका पॉइंट है। अगर दोनों के ए मान लोगे, यहां भी ए रहेगा यहां भी ए रहेगा, तब तो पता ही नहीं चलेगा भाई ए किसका है ये किसका है। इसीलिए हमने फर्स्ट वाली लाइन के लिए a1 कह दिया और सेकंड वाली लाइन के लिए a2, यानी a1 b1 c1, यहां पर a2 b2 c2, इस तरह से हो गया। अब फर्स्ट लाइन है तो इसके लिए a1 क्या होगा, हमने क्या बताया कि x का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाएगा। तो यहां पर x का गुणांक देखो क्या है, ये है ना, तो 5 है, तो आपका जो a1 हो जाएगा इसके लिए 5 हो जाएगा। अब आइए हम b1 की बात करते हैं। b1 क्या होता है, y का गुणांक। तो देखो यहां पर y के गुणांक क्या है भाई साहब, यहां पर x का गुणांक आपका 5 था तो a1 5 हो गया। y का गुणांक क्या है 7, तो आपका b1 कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। अब क्या बात होता है, बाकी जो बचेगा वो c1 हो जाएगा। तो कौन बचा भाई साहब, +4, यही तो बचता है। तो ये क्या होता है, c की वैल्यू है, तो आपका c1 कितना हो जाएगा, +4। ये आपकी पहली लाइन हो गई। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे a1 b1 c1 निकालते हैं। अब हम अगर कोई दूसरी लाइन मानते हैं, यानी L2, अगर L2 कह दें तो हमने कह दिया 3x - 4y और -2 = 0, साइन के साथ में लेते हैं। तो आइए L2 के लाइन के लिए जो a1, अब a1 नहीं होगा, अब लाइन दूसरी हो गई तो पॉइंट भी a2 कहलाएगा। समझ में आया। तो अब देखो a2 लाइन ये क्या होता है, x का गुणांक होता है, उसको a2 बोलते हैं। लाइन दूसरी है तो आपका वो भी नंबर भी 2 2 हो जाएगा, L2 लाइन नंबर भी 2 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो x का गुणांक है वो क्या है, 3 है, तो आपका a2 क्या बन जाएगा भाई साहब, a2 हो जाएगा आपका 3। ये आप तो जान गए आसानी से। फिर b2 क्या होता है, y का गुणांक। y का गुणांक क्या है यहाँ पर, 4 मत कहना भाई साहब, बहुत लोग देखो यहाँ पर साइन में कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम साइन के साथ में लिखते हैं। देखो यहाँ पर +3 था, हम आगे प्लस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर जो y का गुणांक है वो है -4, तो हम क्या लिखेंगे, b2 = होता है -4, हम -4 लिखेंगे, आप ध्यान में रखना भाई साहब। एंड c क्या है, बाकी जो बचेगा तो यही बच रहा है, तो आपका जो c2 हो जाएगा वो हो जाएगा -2। तो ये हो गया c2 आपका क्या हो गया, -2 हो गया। तो हम इसके इतने बारे में जिक्र किए भाई साहब कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे दो लाइन के बीच में निकालते हैं। हमने आपको एग्जांपल देकर बताया कि ये लाइन, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के बारे में देकर आपको बता दिया है ना, कि आपको आसानी हो जाए, आप उसमें परेशान मत हो यार कि a1 b1, इसी में अगर परेशान रहेंगे तो आगे जो इतना जबरदस्त हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें क्या होगा हालत हमारा। तो इसीलिए आपको एकदम क्लियर कर दिए, एक छोटी छोटी सी बात को आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको नोट करना है यानी उतारना है तो उतार लीजिए, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। चलिए उतार लीजिए आप। तो आइए आपको ले चलते हैं आपके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, हमने आपको यहां पर बना दिया है। पहले आइए देखते हैं। आपके पास कोई एक लाइन होगी, यानी दो लाइन होगी, एक जिसका नाम L1 होगा, L2, मतलब नाम नहीं होगा, हमने अपनी तरफ से रख दिया है कि अगर कोई लाइन होगी उसको ये L1 है और दूसरी वाली को L2 कहा है। अब आपके पास देखो यहां पर होंगे इसके जो मतलब नंबर होंगे, जो आगे मतलब वास्तविक संख्या होगी वो a1 b1 c1 होगी, और यहाँ पर a2 b2 c2 होगी ना, बराबर 0 दोनों है। अब यदि अगर कोई भी दो मतलब लाइन आपके पास हम आपको दें, आपको अगर कोई भी दो लाइन दें, जैसे कोई L1 दे दिया L2, अब आप उसको नहीं बता सकते कि एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी, यानी एक दूसरे को कट करेंगी ग्राफ पर कि नहीं करेंगी, या एक दूसरे को पैरेलल मतलब यानी एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर होंगी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ये नहीं बता सकते। मतलब अगर आप मतलब ग्राफ नहीं बनाएंगे अगर आप, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एनसीईआरटी ने अब उसको भी इजी कर दिया है। किस तरह इजी कर दिया है, अगर आपको बताया है कि आप रेशियो निकाले, यानी a1/a2 का रेशियो निकाले और b1/b2 का अनुपात निकालें, अगर वो बराबर नहीं आते हैं, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं आता है, तो जो लाइनें होंगी आपकी वो एक दूसरे को देखो क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी। जो लाइन होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे
दूसरे को काटेंगी और उनका सिर्फ एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल मतलब क्या होता है? जो उनको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले, जो कुछ भी इस दुनिया में एक होता है उसे यूनिक बोलते हैं, उसे बोलते हैं अद्वितीय। तो इस दोनों लाइनों का सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? एक हल होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं अद्वितीय हल। केवल एक हल होगा, एक से ज्यादा हल नहीं हो सकता यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ना? समझ में आया? यदि यानी इसका रेशियो मतलब इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 के अगर बराबर आता है कि ये बराबर नहीं है दोनों, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा और एक दूसरे को वो क्या करेंगे? एक जगह काटेंगे। एक हल क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट पर काटेंगे ना। देखो आइए मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूं भाई साहब। आपको ये ग्राफ होगा आकृति नंबर, ये होगा आपके पास आकृति, कैसे लिखा जाता है? आकृति। चलो आकृति लिखता हूं। आकृति बराबर आपका लगभग 3.2, आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये ग्राफ है। तो ये आपके पास ग्राफ है। हम ये आपको ये सब ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, है ना, किस तरह से, ये सब करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि एक दूसरे को क्यों एक हल है, क्यों सॉल्यूशन है, क्या क्या इसमें फीलिंग्स, क्या क्या इसमें फील्ड छुपा हुआ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए, ये आपकी कोई एक लाइन है जिसका नाम हमने L2 रख दिया। ये आपकी L1 लाइन है जिसका नाम है x - 2y = 0 और इसका नाम है 3x + 4y = 0। ये एक दूसरे को देखो 4,2 पर यानी एक जगह कट कर रहे हैं। एक जगह कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब दो लाइनें एक दूसरे को एक जगह कट करती हैं, यानी एक मर्तबा दो लाइनें कट करेंगी, एक ही बार कट करेंगी, तो वो एक दूसरे को कट कर दी, मतलब वो प्रतिच्छेद हो गई। तो अब प्रतिच्छेद तो हो गई भाई साहब, ये आपने बताया, लेकिन अब ये सही है कि नहीं सही है? ये तो लाइन बता रहा है कि लाइनें प्रतिच्छेदी होंगी और एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, वही मतलब समझ में आया? लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल होगा। तो यहां पर तो एक हल है, यानी एक जगह कट की। अभी मैं इस पर भी जिक्र करूंगा कि एक हल क्यों है और क्यों इतने सारे पॉइंट है तो वो क्यों हल नहीं है ना, अभी बात करेंगे। तो आइए पहले इसको हम प्रूव करते हैं, इस वाले चीज को। तो देखना भाई, आपके पास पहली लाइन यानी L1 आपके पास क्या है? L1 बराबर आपके पास है x - 2y = 0। तो हमने क्या कहा कि x के जो आगे वाले, देखो अभी पिछले ही पढ़ाया है, x का जो गुणांक होगा वो आपका a1 कहलाएगा। L1 लाइन के अकॉर्डिंग देखो, अगर आपका पहली लाइन है तो x के आगे वाला क्या कहलाएगा? L1। तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो आपका x का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा? a1 कहलाएगा। और y का गुणांक क्या कहलाता है? b1 कहलाता है, अगर पहली लाइन है b1। देखो -2 लेंगे भाई साहब। और यहां पर c1 क्या है? c1 हमने कहा जो बचेगा, यहां पर कुछ बचा ही नहीं, खाली x और y ही था। तो हमने जब कुछ नहीं बचा तो c1 आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका c1 आपका 0। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -2, c1 बराबर 0। ये होगी पहली लाइन के बारे में। अब आते हैं दूसरी लाइन के बारे में जिक्र करते हैं। दूसरी लाइन आपकी है 3x + 4y = 20, यानी बराबर 20 लिखा है। 20 को जब बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -20 और इधर बराबर 0 बचेगा। अब आइए इसके बारे में, ये लाइन दूसरी है तो आपका x के आगे वाला क्या हो जाएगा? a2 बनेगा। तो a2 = 3। अब b2 क्या हो जाएगा इसके लिए? b2 y का गुणांक होता है b2, तो b2 = 4 हो जाएगा। और c2 क्या होगा? जो बचेगा तो आपका -20 बचा तो -20 हो गया। हमने चेक करना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो समझ जाओ आपकी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी और उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आइए देखते हैं a1 आपका कितना है भाई? तो चलो यही देखते हैं। a1 आपका कितना है? a1 कितना है? चलो पहले लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। किसके लिए? अगर लाइन प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को काटती है, उनका सिर्फ एक हल होगा, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा जो देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं a1 कितना है? 1 है। b1 कितना है आपका? सॉरी a2 कितना है? a2 आपका कितना है? 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ये बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर बराबर हो गई तो समझ जाओ मसला खराब हो जाएगा। बराबर हो जाएंगी तो ये सब कंडीशन फॉलो करने लगेगा। हम इसकी बात अभी कर रहे हैं। अब b1 कितना है? b1 आपका है, सॉरी b1 आपका कहां पर है? -2, तो b1 -2 हो गया। b2 कितना है? आपका 4 है, तो 4 लिख दिया। अब देखो ये 1/3 लिखा है, हम इसको लिख रहे हैं 1/3। नॉट बराबर होना चाहिए। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4,
तो -1/2। देखो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, वही चीज लिखा है। देखो आपका a1/a2 आया 1/3 और b1/b2 आया -1/2। देखो 1/3 क्या -1/2 के बराबर आता है? नहीं आता है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो आपस में दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को काटेंगी। ये एनसीईआरटी आपको बिना ग्राफ बनाए बता रहा है कि आपको अगर सिर्फ दो लाइन पता हो ये और ये, तो उनका a1/a2 और b1/b2 निकालो। अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो उनको समझ जाओ एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, एक जगह काटेंगी और उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। एक हल क्यों होगा, आइए बात करते हैं कि एक हल ही क्यों होगा, ज्यादा हल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं ना। ये आपको समझ में आया यहां पर कि एक यानी एक दूसरे को काटेंगी और सिर्फ एक हल होगा ना, क्योंकि आपका a1/a2 यानी 1/3 -1/2 के बराबर नहीं है। अगर यहां भी 1/3 आ जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका पहला फार्मूला, पहला पॉइंट क्या होता है, आपको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए आपकी जो लाइनें होंगी एक जगह काटेंगी, वो एक दूसरे को मतलब एक ही बार प्रति काटेंगी और उनका एक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। अब आइए बात करते हैं कि इनका एक ही हल क्यों है। हमने आपको शुरुआत में बताया था भाई साहब कि अगर लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो उस लाइन के सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे, सारे के सारे हल कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पॉइंट, एक यहाँ पर 0,0 लाई कर रहा है, 2,1 लाई कर रहा है, 4,2 लाई कर रहा है, 6,6.6,0 0,5 4.2 यानी इतने सारे। अगर इस लाइन को यानी L1 के बारे में अगर देखें तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं। तब आप क्यों कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्यों है। अगर L2 की बात करें तो यहां पर 1 2 3 पॉइंट L2 के ऊपर लाई कर रहे हैं, उस पर है, तो यहां पर 3 सॉल्यूशन होना चाहिए। L2 के भी 3 है, L1 के भी 3 है, तो ये क्यों एक कह रहा है। तो देखो एनसीईआरटी देखो फील्ड समझो, दो लाइनों की बात कर रहा है। आपकी एनसीईआरटी देखो युग्म की बात करती है, ना कि एक सिंगल की लाइन की बात करेगा। अगर एक सिंगल की लाइन की बात करता है, अगर एक सिंगल लाइन के बारे में अगर वो बात करती है, कहती है, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि एक सिंगल लाइन का यहां पर सॉल्यूशन कितना है, कितने हल हैं, तब तो आप आराम से बताएंगे 1 2 3, एक 3 हल हैं एक लाइन की, यानी L1 लाइन के कितने हल हैं 3, L2 लाइन के कितने हल हैं 3। लेकिन यहां पर अलग अलग बात नहीं हो रही है, यहां पर कह रहा है कि दोनों लाइन की कितने सॉल्यूशन है। तो दोनों लाइन के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो यहां पर कट कर रहा है। दोनों लाइन जहां पर आपस में एक मरतबा अगर कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइन अगर आपस में 2 मरतबा कट करेंगी तो उन दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन होगा, ना कि अलग अलग। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये इसमें भी है और इसमें भी, यानी L1 में भी है और L2 में, तो इन दोनों लाइनों का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और अगर अलग अलग बात करें तो L1 के पास 3 सॉल्यूशन है, यानी 3 हल है, और L2 के पास भी 3 सॉल्यूशन है। लेकिन अगर दोनों लाइन को साथ में कहा जाए कि दोनों लाइनों का तुम बताओ सॉल्यूशन कितना है, तो दोनों लाइन का सिर्फ वो दोनों आपस में सिर्फ मतलब एक मरतबा कट कर रही हैं, और जब दोनों लाइन एक मरतबा कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा। अगर 10 मरतबा कट करेंगी आपस में तो 10 सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहां पर एक कट कर रही है इसलिए एक हल है। ना कि अगर देखो कोई अगर तुम्हें घुमाए तो बताना कि यहां पर L1 यानी पहली लाइन के लिए 3 सॉल्यूशन है, L2 दूसरी लाइन के लिए भी 3 सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों की अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यह ध्यान में रखना। तो आइए, ये आपका आकृति नंबर 3.2 हो गया। एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए तो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। जहां हमने आपको बताया पहली लाइन और दूसरी लाइन के बारे में बताया, आपको पॉइंट रखकर बताया, देखो बराबर नहीं आया इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और एक दूसरे को काटेंगी, तो यहां पर एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया बात। अब आइए हम चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब सारी के सारी यानी सारे के सारे रेशियो अगर बराबर आ जाएंगे, यहां पर तो बराबर नहीं आया, और यहां पर अगर बराबर आ गए तब क्या करेंगे, तब लाइनें संपाती होंगी। चलो संपाती के भी बारे में नहीं जानते ना कि संपाती होता क्या है, अब प्रतिच्छेद जान गए हैं, चलो संपाती की तरफ चलते हैं इसको। तो आइए आपके एग्जाम्पल नंबर दूसरे की तरफ भी चलते हैं। हम ये सब एग्जाम्पल नंबर करवा चुके हैं, आप लोग ये मत समझना कि हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल हो चुका है, लेकिन आपको मतलब फील्ड लाने के लिए ये दोबारा मैं लिख रहा हूं कि आकृति संख्या 3.3 जो कि आपके एग्जाम्पल में है, मैं आपको उस फार्मूलों को बताने के लिए यहाँ मतलब आपको डेप्थ में पहुंचाने के लिए ये बार बार लिखने की मतलब मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए किसी तरह से, समझे। तो आइए मैं एग्जाम्पल नंबर, आपकी आकृति संख्या 3.3 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब इसके बारे में जिक्र करेंगे कि देखो यहां पर 2 लाइन है। पहली लाइन देखना आपके पास है 2x + 3y = 9, ये पहली लाइन है। चलो मैं पहली लाइन को लिखता हूं, L1 बराबर आपके पास है 2x + 3y = 9। तो L1 बराबर हमने लिख लिया, तो आप क्या आप इसके वो लिख लें पहले
A1 A2 B1 B2 जो आपका होता है जो है ना। तो ये लिखते हैं आपके जो x वाले x के आगे जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है भाई, A1 होता है। तो A1 बराबर हो गया आपका 2। आपका B1 क्या होगा, जो आपके आगे लिखा रहेगा, जो y का गुणांक होता है वो आपका B1 होता है। तो B1 आपका हो गया 3। एंड देखना अगर तो ये देखो लिखा है बराबर 9, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा और उधर बराबर में बचेगा 0। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका -9, C1 बराबर। तो C1 बराबर हो गया -9, है ना। ये आपका पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन क्या लिखी है, L2 आपका क्या लिखा हुआ है 4x + 6y, देखना लिखा है बराबर 18, है ना। अब इसको हम बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -18 बराबर 0। अब इसके लिए हम A2 निकालेंगे। तो A2 क्या होता है, x का जो गुणांक होता है वो A2 होता है, तो x का गुणांक है 4। y का गुणांक क्या है, वो B2 होता है, तो y का गुणांक होता है आपका 6। देखो y का गुणांक आपका 6 है, यहाँ पर 6 लिख दिया। एंड C2 क्या है आपका, तो जो बचेगा वही C2 हो जाएगा। तो -18 बचा तो वो आपका C2 हो गया, है ना। अब आइए हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। यदि आपके ये तीनों बराबर हैं तो लाइनें एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। भी संपाती के बारे में बताते हैं, संपाती हैं और उनका अनेक हल होगा, है ना, संपाती होंगी लाइनें। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो आपका A कितना है भाई, 2 है। आपका A कितना है, चलो मैं यहां करता हूं ना, चलो ऐसा कर देता हूं, मैं इसको यहां कर देता हूं इस साइड में। आपका लिखता हूं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होना चाहिए। किसके लिए, ये संपाती के लिए है भाई साहब। आप वहां पर देखना संपाती के लिए है, संपाती के लिए है, ये चीजें संपाती के लिए है। तो आपका A1 कितना है, 2 है, तो हमने लिखा 2। और A2 कितना है आपका 4, तो हमने लिख दिया 4 बराबर। B1 कितना है आपका 3 है, तो 3 लिख दिया। B2 कितना है आपका 6, तो 6 लिख दिया। एंड C1 कितना है आपका, C1 है -9, तो हमने लिख दिया -9। एंड C2 कितना है -18, तो -18 लिख दिया। अब देखना भाई साहब, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो यहां पर देखना ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। देखो यहां पर भी 1, यहां नीचे 2, यहां भी 1, नीचे 2, यहां भी 1। यानी आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी देखना आपका A1/A2 भी 1/2 आया, B1/B2 भी 1/2 आया एंड C1/C2 भी 1/2 आया। यानी वो एक दूसरे के क्या है, आपस में सब बराबर हैं। और जब बराबर होते हैं तो लाइनें संपाती होंगी और अनेक हल होंगे। यहां पर अनेक हल क्यों कहा गया भाई, यहां पर तो देखो अगर आप उस तरह से देखेंगे तो 1 2 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं, तो अनेक हल की बात क्यों कही गई है यहां पर। तो संपाती का मतलब होता है, मतलब कि ऐसी लाइनें, ऐसी 2 लाइनें जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, है ना। जिससे हमने कहा ये एक पहली, मतलब आपका ये मार्कर हो गया, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन यानी आपका जो पेन है ये भी आपका, यानी आपकी दूसरी लाइन है। तो ये आपके एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, चढ़ गए। तो जब चढ़ गई ये दोनों तो एक दूसरे के संपाती हो गए, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, मतलब सल गए, उसी में मिल गए। तो ये संपाती इसको कहते हैं। यानी उसी मतलब उसी के मतलब क्या नाम है, डायरेक्शन में वो भी मतलब वो हो जाती है, उसी में मिल जाती है, ऐसा कह लें आपको। संपाती मतलब होता है जैसे कोइंसिडेंट कहते नहीं, मतलब कि मेल, मतलब उसी में जिसे आपका कोइंसिडेंट क्या होता है, जिसे आपको कोई चीज़ पसंद है ना, तो कोई भी बंदा कहता है भाई मुझे भी पसंद है, तो कहता है यार व्हाट है कोइंसिडेंट, मतलब कैसी, मतलब क्या मेल खा रहा है आपका। तो मतलब ऐसी 2 लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, मतलब सेम ही लाइन हो, अलग अलग नहीं हो, उन्हें बोलते हैं संपाती। तो देखना L1 ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है। तो आपके ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, यानी अगर पहली लाइन भी यहां से जा रही है और दूसरी लाइन भी यहां से जा रही है। अगर ये वाली लाइन है, जो पहली लाइन है, अगर ये इधर से जा रही है, ये वाली लाइन देखना, ये वाली लाइन अगर इधर से ऐसे जा रही है तो L2 भी इधर से ऐसे आ रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, तो संपाती हो गई। अब संपाती तो हम समझ गए भाई साहब, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसी रास्ते में जाती हैं, तो संपाती हो गया। अब इसको अनेक हल क्यों कहा गया है, अनेक हल। तो हमने क्या कहा कि जब प्रतिच्छेदी लाइन होती है तो एक दूसरे को काटती हैं, तो सिर्फ एक जगह मिलती हैं। एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार मिल पाती हैं, तो एक जगह ही काट पाती हैं। लेकिन जब तो संपाती है लाइन भाई साहब, आपकी लाइन संपाती है और वो आपके ही ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब आपको बार बार टच कर रही है, बार बार काट रही है, तो कितने मरतबा वो टच करेगी, कितने मरतबा वो क्या करेगी, हमें पता ही नहीं है ना। तो देखना भाई साहब, अनेक रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर एक दूसरे, एक लाइन, कोई एक दूसरी, ये लाइन है आपकी,
पहली लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन है। अगर एक मरतबा अगर ये टच कर दी तो समझ जाओ एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब ये पेन और ये मार्कर एक दूसरे के ऊपर हैं, अब कितना टच कर रहे हैं, कहां कहां टच कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए कहते हैं ये अनेक मतलब बहुत जगह टच कर रहे हैं और बहुत जगह इसके पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए अनेक सॉल्यूशन। तो पहली लाइन भी और दूसरी लाइन की भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। अब ये हर मतलब हर टाइम्स हर पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये मतलब दिख नहीं रहा है, मतलब हर बार एक दूसरे के ऊपर टच कर रही है, काट रही है, तो इसीलिए कहा गया है इसके अनेक हल होंगे। ये बात समझ में आई? देखो एक दूसरे को जब एक मरतबा टच करते हैं तो एक पॉइंट होता है, और भाई साहब जब तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हो, हरदम वो तुमको टच कर रहा है, वो तुम्हें टच कर, यानी ये वाली लाइन उस L1 लाइन इसको टच कर रही है L2 को, और L2 लाइन इसको L1 को टच कर रही है, तो कितना सॉल्यूशन होंगे पता ही नहीं कितना सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए कहा गया है लाइनें संपाती होंगी और अनेक हल होंगे, पता नहीं अपरिमित रूप से इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हो इसको, है ना, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, आप पता नहीं लगा सकते। तो ये वाला हो गया आपका दूसरा। अगर मजा आया होगा, मजा आएगा क्यों नहीं यार, पढ़ते रहो। बाकी जो अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी वैसे तो लगता नहीं है कि आपको डाउट बचेगा भाई, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर डाउट होता है कहीं ना कहीं, अगर आपको पूछने की मतलब नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि आपको लाइव थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेक्चर जो होता है वो आपका डाउनलोड होता है, तो उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। तो अगर आपका जो डाउट होता है वो आपको क्या करें, आप कमेंट में लिख दिया करें कि भाई मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, सीख रहा हूं, मेरी भी यही कोशिश है कि थोड़ा सीखता हूं, थोड़ा आपको बताता हूं, कहीं से सीखता हूं, मैं भी कोई एकदम महान नहीं बन गया हूं। तो अगर आप को कुछ डाउट होता है तो बताइए हमें, मैं आपको उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं आपके एग्जांपल नंबर तीसरे की तरफ चलता हूं, जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो लाइन समांतर होंगी और कोई हल क्यों नहीं होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप अभी जिक्र कर ही चुके हैं कि एक क्यों हल होगा, अब ज्यादा क्यों हल होते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं आपका बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो आइए आपके एग्जाम्पल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, या आपके बुक की क्वेश्चन मतलब बुक का जो ग्राफ है उसी तरह मतलब वही आपका ग्राफ है जो एग्जाम्पल में बना हुआ है। आप पलटेंगे मतलब 3.2, 3.3, 3.4, या आकृति नंबर 3.4 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। समझ में आया? तो आइए मैं इसके बारे में जिक्र करता हूं कि ये क्या है, ये ग्राफ आपका किस तरह से दिखता है, क्या इस नियम को जो आपकी एनसीईआरटी आपके जो मतलब कॉन्सेप्ट को दिया उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसको फिल करने के लिए हमने इसको बना दिया है। अब आइए देखते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है। पहली लाइन आपकी है 2x + 4y - 20 = 0, हमने उसको लिख दिया। दूसरी लाइन है आपकी, ये दूसरी लाइन है x + 2y - 4 = 0, हमने उसको भी लिख दिया। इसके देखो ये कहां कट कर रही है, ये 3,0,3 पर कट कर रहा है ये पॉइंट, ये 6,0 पर, ये 4,0 और ये 0,2 पर, ये इतने जगह कट तो कर रहा है। तो ये इस लाइन के सॉल्यूशन हो गए। लेकिन ये दोनों लाइन क्या कहीं कट कर रही हैं आपस में। सॉल्यूशन कब बनता है कि जब आपस में दोनों लाइन कहीं पर कट करेंगी, तब उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन बनेगा। वरना अभी तो सिर्फ L1 लाइन का तो 1 और 2 सॉल्यूशन है। ये L1 लाइन का ये पहला पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, तो ये L1 लाइन का सॉल्यूशन हुआ। ये L2 लाइन का सॉल्यूशन यहां पर 4,0 पर और 0,2 पर लाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या ये आपस में कहीं कट कर रहे हैं? सॉल्यूशन दो पॉइंट के बीच यानी युग्म की बात हो रही है यहां पर, जोड़े की। क्या दोनों पॉइंट कहीं आपस में मिल रहे हैं, कहीं टच कर रहे हैं, कहीं कट कर रहे हैं? तो जब नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपकी एनसीईआरटी क्या कर रही है, अगर लाइन समांतर है, देखो एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। पहली वाली एग्जांपल हमने बताया था कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे यानी प्रतिच्छेद कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल हमने बताया कि लाइन एक दूसरे के संपाती थी, तर ऊपर चढ़ गई थी, है ना। अब ये एग्जांपल नंबर तीसरा है, ये एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, कहीं पर कोई टच नहीं कर रहा है। कह रहा भाई तुम अपने काम से जाओ, मैं अपने काम से जा रहा हूं, कहीं तुम्हें नहीं टच करूंगा, कहीं नहीं तुम्हें छेड़ूंगा। तो जब कहीं नहीं कुछ मसला ही नहीं हुआ तो सॉल्यूशन कहां से आ जाएगा। लेकिन हां, अगर तुम कहोगे इनके पास सॉल्यूशन है, खुद के पास सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों के पास कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन दोनों लाइन के बीच बनेगा। यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद के पास तो सॉल्यूशन है। एक लाइन की बात करोगे तो इनके पास L1 के पास यहां पर पॉइंट कट कर रहा है, यहां पर पॉइंट कट कर रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि जहां जहां पर लाइन पर पॉइंट लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन ये तो खुद की सब पॉइंट होगी भाई साहब। लेकिन अगर दोनों की बात आई कि दोनों पॉइंट का अगर सॉल्यूशन बताओ, तो दोनों पॉइंट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कभी टच ही नहीं कर रहे हैं। जब तुम अपने रास्ते जा रहे हो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, तो कहां टच कर दोगे भाई साहब एक दूसरे को। एक दूसरे के समांतर है तो टच नहीं करेंगे। आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि
ये क्या ये कॉन्सेप्ट इस पर लगता है कि नहीं लगता है? तो पहली लाइन आपकी लिखी हुई है, दूसरी लाइन यहां पर है। आइए इसके a1 b1 c1 निकालते हैं। पहली लाइन के लिए हमने क्या बताया कि x का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाएगा, तो यहां पर a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 4, तो यहां पर b1 क्या हो जाएगा आपका 4, c1 जो बचेगा तो c1 क्या बचेगा -12, ये हो गया c1, है ना। अब आइए बात करते हैं l2 की, यानी x का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पर a2 क्या हो जाएगा आपका a2 1 हो जाएगा। देखना भाई a2 आपका 1 हो गया, b2 क्या हुआ, यहां पर x का गुणांक 1 था तो a2 आपका 1 हो गया, b2 आपका क्या होगा y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है 2, एंड c2 जो बचेगा वो हो जाएगा, तो c2 आपका हो जाएगा -4। अब आइए वेरीफाई करते हैं यहां पर, चलो यहीं कर लेते हैं यार, यहीं पर करते हैं। आपका a1 2 है, यहीं पर करते हैं। a1 कितना है 2 है, हमने 2 लिख दिया। a2 कितना है आपका, देखना भाई a2 कितना है 1, तो 1 लिख दिया, बराबर। इसको फॉलो करना चाहिए, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो ये लाइन समांतर नहीं कहलाएगी। भाई समझ में आ रहा है? अब देखना a1 a2 हो गया, a1 अपान a2 कर दिया हम। b1 कितना है 4, तो हम 4 कर दे रहे हैं। b2 कितना है आपका 2, तो 2 कर दे रहे हैं, है ना। देखो अगर ये नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, c1 अपान c2 बराबर नहीं होना चाहिए इन दोनों के। c1 कितना है -12, देखना भाई -12, ये है c1 आपका -12, c2 कितना है -4, तो -4 हमने लिख दिया। अब देखना ये तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यही कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12। अब देखना भाई 2/1 बराबर 2/1 यहां पर, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये वाला 3/1, मतलब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर आ रहा है। देखना भाई ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 ये बराबर नहीं है। देखना 3/1 आ गया, 3/1 आ गया, ये बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो लाइनें समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। देखो लाइन समांतर है कि नहीं है, समांतर एक दूसरे से मतलब इतराती हुई जा रही है, तो लाइनें आपस में समांतर होंगी यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होगा एंड c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। ये अगर कंडीशन को फॉलो करती हैं लाइनें तो वे एक दूसरे के समांतर होंगी और उनका कोई हल क्यों नहीं होगा, हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, कहीं नहीं टच करेंगी, तो हल कहां से आ जाएगा भाई। ये परेशान में मत हो ना कि भाई ये तो इनका पॉइंट का इनका हल है, इनका हल है। मैं इसको बार बार इसको इसलिए वेरीफाई करवा रहा हूं आपसे कि अगर आपको कोई परेशान करे कि आपसे पूछे इनके पास तो हल है, तब बताइए क्यों नहीं हल है। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो सॉल्यूशन का फार्मूला आपको डिफिनीशन दे दे कि सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपको डिफिनीशन बता दे भाई साहब, ऐसे कहीं ऐसे लाइन पर जहां भी पॉइंट राय करता है उसको उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, तो यहां पर तो सॉल्यूशन है इसका, यहां पर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तब आप क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो हमने ये बताया कि एनसीईआरटी आपके युग्म के बारे में बात करती है, यानी उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन नहीं है, बाकी इनके खुद खुद का मतलब सॉल्यूशन है, इनके पास इनका है, इनके पास उनका है, लेकिन दोनों का एक कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब मिले ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं इसको फील करने की कोशिश करो। बाकी ये आपका एग्जांपल नंबर 3 होगा, ये एक दूसरे के समांतर है, इनका कोई हल नहीं होगा, आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक बात यह भी बताता हुआ चलूं कि जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं होता है, लाइनें प्रतिच्छेदी होती हैं। आप जानते होंगे कि लाइनें प्रतिच्छेदी होती हैं तो इस तरह से होती हैं, है ना, कहीं कट कर दिए। लाइनें जब संपाती होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, चढ़ जाती हैं। ये आप जानते हैं, अगर ये L1 है तो ये अगर L2 होगा, अगर ये L1 है L2 है तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई है, चढ़ गई। अगर समांतर होती हैं तो ये देखो इस तरह से L1 और L2। अब इनको जो प्रतिच्छेदी होती हैं भाई लाइनें, यानी इन दोनों को लाइनें प्रतिच्छेदी करेंगी, और जहां पर देखो यहां पर सॉल्यूशन है, इनके पास भी हल है, यहां भी हल है, यहां पर ले और यहां भी हल है, ये आप जानो हल है, यहां पर भी और यहां पर भी हल है। अब हल है अगर यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यहां पर एक सॉल्यूशन है और यहां पर मेनी सॉल्यूशन, अनेकों सॉल्यूशन है। देखना भाई जब एक लाइनें प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल मिलता है, और जब संपाती होती हैं तो अनेक हल होता है, लेकिन हल तो है दोनों के पास। अब हल देखो, हल जब होता है दोनों के पास तो इन दोनों लाइनों को, यानी जो प्रतिच्छेदी करती हैं इनको, यानी इस वाले इन दोनों लाइन को, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के बराबर होता है और a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 के बराबर होता है, इन दोनों को यानी ये और ये, इनको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। अंग्रेजी में बोलते हैं कंसिस्टेंसी, तो हमें इंग्लिश में सीखना ही नहीं है, हिंदी में बोलते हैं संगत। और जो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसके पास कोई हल नहीं है, उसको बोलते हैं असंगत। अब इसको क्यों बोलते हैं असंगत, यानी इस वाले को बोलते हैं असंगत।
ये वाले को, इस वाले को, इसको बोलते हैं असंगत, और इन दोनों को बोलते हैं संगत। अब इसको बोलते हो यानी जो समांतर होता है इसको असंगत बोलते हैं। अब भाई अब बात आई असंगत, संगत और असंगत की बात आती है, तो मैं इसको आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको, इन दोनों को संगत क्यों बोला जाता है और इसको असंगत क्यों बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं संगत और असंगत की। संगत का जो मेन मीनिंग होता है भाई साहब, अगर आप संगत का मीनिंग जान जाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। तो संगत का मतलब होता है मेल, मिलना, कहीं पर टच करना, छू जाना, ये होता है इसका फील संगत का, है ना। तो ये दोनों लाइनें जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता था तो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, यानी कहीं पर टच करती थी कि नहीं टच करती थी। तो जब लाइनें टच कर गई, छू गई, मेल हो गया तो वो संगत हो गई। तो जो लाइनें एक दूसरे को टच करेंगी, छुएंगी, उनका मेल होगा और उसी को हम कहते हैं संगत। तो वो लाइनें क्या हो जाएंगी, संगत। तो आपकी ये भी लाइनें टच कर रही है और जो लाइनें संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं, वो भी तो, उनका तो मेल ही रहता है भाई, उनका तो मजा रहता है, वो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं, तो उनका तो वैसे ही मेल रहता है, तो वो भी संगत कहलाई। तो इसीलिए पहली वाला मतलब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों संगत में आते हैं। और ये क्यों नहीं है संगत है, ये तो असंगत है। ये असंगत क्यों है, क्योंकि असंगत मतलब होता है नहीं मिलना, आ मतलब होता है नहीं, और संगत मतलब होता है जिसका मेल ना हो, जिसका मेल ना हो वो असंगत। तो बताइए क्या इस लाइन का मेल हुआ? यही लाइन तो पैरेलल है, समांतर है, तो इन लाइन का कहीं मेल हुआ? नहीं हुआ। तो जब लाइन का मेल ही नहीं हुआ तो इनको बोलेंगे भाई तुम्हारे किस्मत में नहीं है, तुम मेल नहीं कर पाओगे, कभी तुम्हारा जोड़ा कभी नहीं बनेगा, है ना, कहीं टच कर पाओगे नहीं हो पाएगा। तो ये जब मेल नहीं हो रही, यानी इनका मेल नहीं बन रहा है, तो ये असंगत हो गई, यानी इनका मेल ही नहीं बना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो आइए इंग्लिश और हिंदी की बात तो हो गई, लेकिन हमें फील होना चाहिए कि संगत इसको बोला क्यों जाता है और इसको असंगत क्यों बोला जाता है। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया कि इसके पास एक ही हल क्यों है, पहले वाले कंडीशन पर, इस पर अनेकों हल क्यों हैं और इसके पास कोई हल क्यों नहीं है, इसके बारे में हमने बाखूबी जिक्र किया। फिर बाद में आया संगत और असंगत की। हमने संगत भी आपको बताया कि जो लाइनें आपस में मिलती हो, जहां पर लाइनों का मेल होता है उसे संगत बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में लाइनों का मेल होता है और इस कंडीशन में आपके सामने ये आकृति लिखी हुई है, इसमें मेल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको असंगत बोला गया है। और हम इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ मजा आया हो, कुछ आपने सीखा हो वीडियो से, तो जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि जल्द से जल्द जिससे मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, खुदा हाफिज।